पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर, उसके जो कि कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर की क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ का कैलकुलेशन में, कैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, डिवीजन में करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या तुमको प्रिसीजन, एरर, राउंडिंग ऑफ, इन सब के बारे में पढ़ा। जो केमिकल कैलकुलेशन जो होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी लिया। अब इसमें तुमको जो ऐसे है, तुमको इस पर जो पिछले जो वीडियो पर जो आधारित जो क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, जो केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी बुक है, वो तुम्हारा जो है 16, 17, 18, 19 ये सब में दिया हुआ है। तो वो सब नंबर्स हैं, वो सब तुम सॉल्व करते हो, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कर सकते हो, उसमें जो कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मल्टीप्लिकेशन, राउंडिंग ऑफ करना, तो इन सब पर दिया हुआ, साइंटिफिक नोटेशन, उन सब को यहाँ पर दिया हुआ है। स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है वो तुमको मोल पर बेस्ड है। तो मोल जो है तुमको, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में है, उस मोल पर तुमको जो कि लेक्चर है, जो इस वीडियो के लेक्चर के बाद लेंगे, जो कि अगले वीडियो क्लासेस में तुम्हारा होगा। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, और तो वो अधिकांश जो शुरुआत वाले क्वेश्चन है मोल पर ही बेस्ड हैं। मोल हैं स्टोइचियोमेट्री, इडियोमेट्री, और तुम्हारा क्या कह सकते हैं, कुछ मोलरिटी, जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, उस पर बेस्ड हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो सब का जो टॉपिक है, जो कैलकुलेशन बेस्ड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से, केमिस्ट्री का जो कि कैलकुलेशन का बेसिक बनाता है, जो कि हर जगह पर मोल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी फेमस वर्ड है। तो वो अगले लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज हैं, उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में यही पढ़ते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में तुमको जो बताएं उसका पढ़ाई होगी, तो तुम्हारा कल उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह तुम्हारा स्टार्ट होगा। तुम बीच के जो एग्जाम्पल्स जितने हैं वो एक बुक से बना सकते हो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें तुम्हारे बुक्स में 5 लॉ दिए हुए हैं, जिससे 5 लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन का क्या लॉ है? तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो कुछ लाइंस, जो कुछ एक आध लाइन में लिखा जा सकता है। The mass remains conserved. The mass remains conserved. The mass remains conserved in a chemical process. In a chemical process, the mass remains conserved in a chemical process. In a chemical process, that the mass remains conserved in a chemical process. In a chemical process. तो केमिकल प्रोसेस में जो तुम्हारे मास होते हैं वो कंजर्व होते हैं। जैसे कि ये लावेजियर के द्वारा दिया गया, जो क्लास 9th में भी तुम्हारी स्टेटमेंट था, ये दिया हुआ, तो तुमने पढ़ा भी होगा। इसका अगर मानते हैं कुछ इसको समझना हो, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे C+O2 से बन गया CO2, तो अगर या कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न किए, तो मास जितने के रिएक्टेंट्स के होंगे, जितने के मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास आपने लिया हुआ रिएक्टेंट का, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना कि मास आपने रिएक्टेंट का लिया होगा, उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। जैसे कि मानते हैं कोई हम लोग जो लकड़ी है, जो हमारा उसको हम लोग बर्न करते हैं, तो ये कोई कह सकता है कि उसमें जो कि उसका जो कि राख बचा, जो ऐश बच गया, उसका तो क्वांटिटी कम, मास कम है, जबकि लकड़ी का जो वजन है वो तो ज़्यादा है, तो फिर मास कहाँ कंजर्व रहा? तो इस तरह का इसके प्रश्न का जवाब ये हो सकता है तुम्हारा कि जब आप किसी वुड को बर्न कर रहे हैं, तो वुड को जब आप बर्न करते हैं तो वुड का मास ज़्यादा है और ऐश का मास कम है, तो ऐसा काहे हो रहा? तो कहाँ मास कंजर्व हुआ? तो बात इसका जवाब यह कि जब आप वुड को बर्न करते हैं O2 के मदद से, O2 के हेल्प से, तो पहले तो उसमें वुड का मास प्लस O2 का मास आप जोड़ें, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट।
उसमें के इस रिएक्शन के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, कुछ वाटर वेपर बनते हैं और कुछ ऐश के रूप में रह जाता है जो अनबर्न थिंग है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कीजिए, वाटर को कलेक्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, उस ऐश जो आपका बच गया जो, तो उसको आप रिमेन्स जो बचा उसको भी उसके मास को भी कलेक्ट करें। तो आप जो कि देख पाएंगे लकड़ी की जो वुड का मास प्लस ऑक्सीजन जो आपने यूज़ किया उसका मास को ऐड करेंगे तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट बनेगा। और प्रोडक्ट में कौन कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड वाटर वेपर कलेक्ट करेंगे एंड जो तुम्हारा जो रिमेन्स जो बच गया जो कि अनबर्न हुआ, तो इन सबों के मास को अगर ऐड करेंगे तो वो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये किसी भी केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, मास कंजर्व होता है। मास कंजर्व एक न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, जो न्यूक्लियर जिसमें रिएक्शन होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भाग लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में जो कि तुम्हारा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के कारण जो है इधर उधर कंपाउंड बनते हैं, नए नए एटम से एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, बट उसमें न्यूक्लियस रिमेन्स इंटैक्ट रहता है, मतलब एटम ही रिमेन्स इंटैक्ट रहता है। जैसे डाल्टन का जो लॉ भी है तुम्हारा, जो कि बताया भी गया होगा कि डाल्टन का क्या होता है लॉ, उसमें लॉ जो डाल्टन का लॉ जो कि आगे इसी लेक्चर में बताएंगे। तो डाल्टन का लॉ कहता ये है तुम्हें कि मास क्या होता है, एटम कभी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही क्रिएट भी नहीं होता, एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं। तो ये तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा जहाँ तक क्या कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में मास क्या होते हैं, कंजर्व नहीं रहते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर है, जिसमें न्यूक्लियस इसमें भाग लेंगे, वो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। दैट इन दैट रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का तो नाम भी सुना होगा कहाँ कहाँ, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब जो रिएक्शन होते हैं जो कि स्टार में हो रहे हैं कुछ रिएक्शन, या आपको एटम बम में होते हैं जो कि यूरेनियम को जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो चलते हैं जहाँ पर, तो उन सब जगहों पर मास क्या होता है, मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या एनर्जी में भी कन्वर्टेड इनटू मास इन अपोजिट प्रोसेसेस। तो इन सब को मास डिस्ट्रॉय होता है, जो कि E=mc² हम लोग निकालते हैं। बाकी किसी भी केमिकल प्रोसेस में या फिजिकल प्रोसेस में आपका मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ही मास डिस्ट्रॉय होगा, जहाँ की E=mc² जो आइंस्टीन का प्रिंसिपल है उससे हम लोग निकालते हैं। तो खैर ये तुम्हारा जो लॉ था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, आई होप कि ये तुम्हारा काफ़ी था कि मास कंजर्व नहीं रहता है। ये तुमको लेवेजियर के द्वारा दिया गया था, जो वेरी अर्ली ऑफ 17 अबाउट। तो ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुम्हारा, दूसरा जो लॉ है तुम्हारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। The ratio of mass of element, the ratio of mass of element is fixed in a compound, is fixed in a compound, is fixed in a compound, is fixed in a कंपाउंड। ये कंपाउंड में क्या होते हैं, ये रेशियो जो होते हैं एलिमेंट के वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O taken from sea, river, ground or moon has same hydrogen to oxygen ratio, same ratio of hydrogen and oxygen, same ratio of hydrogen and oxygen।
है सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये क्या तुम्हारा कहना चाह रहे थे कि H2O जो तुम्हारा होगा उसका जो तुम्हारा होगा लॉ ऑफ ये जो मास जो प्रोपोर्शन है तुम्हारा, ये क्या कहना चाह रहा है कि तुम कहीं से भी लो कोई भी एलिमेंट है तो उसमें कोई कंपाउंड है, जैसे H2O है तुम्हारा, तो H2O में या CO2 है तुम्हारा, H2O है, तो ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है जिस एलिमेंट का, ये हमेशा क्या रहेगा, कहीं से लीजिएगा सिंपल ये सेम रहेगा। जैसे H2O के बारे में हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि आप H2O का बहुत सा सोर्स है, सी है, रिवर है, लेक है, ग्राउंड वाटर है, या तुम्हारा क्या कहते हैं मून पर भी वाटर का सिंपल मिला है, वाटर या मतलब कि फ्रोजन वाटर मतलब आइस के रूप में। तो ये सारे में जो अगर देखेंगे H2O अगर कंपाउंड है तो उसमें जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 1:8 ही आएगा, 2:16 दैट मीन्स 1:8 ही होगा। तो ये किसी भी, ये क्या कहलाता है तुमको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है हमेशा सेम होता है, इसको हम लोग कौन सा लॉ कहेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद तुम्हारा इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं तुम। तो क्या होगा तुम्हारा पहला लॉ हो गया कि मास कंजर्व रहता है, दूसरा है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के जो मास का रेशियो है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो तुमको जो कोई भी नोट्स वगैरह से इसका जो है तुम्हारा इस सब का जो नोट्स डिटेल नोट्स चाहोगे इसका लिखना, तो वो तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम क्या कर सकते हो, उसमें नोट्स तुमको मिल जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के, वो सब लेवल के तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे। और तुमको उसमें जो है लाइव क्लासेज या तुमको जो भी डाउट हो या तुम्हें कुछ समझने में दिक्कत हो रही है वो सब की क्लासेस भी मिल जाएंगे। तुम पर्सनल हेल्प भी ले सकते हो, पर्सनल तुम्हें कोई समस्या है तो हम उसमें मोबाइल नंबर उसमें तुमको मिल जाएगा, ईमेल या व्हाट्सएप नंबर, ये सब तुम्हें कांटेक्ट के दिए हुए हैं। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस हमसे संपर्क कर सकते हो। तीसरा नंबर लिखते हैं, तीसरा है तुमको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बाद लॉ ऑफ, या तीसरा लॉ जो तुम्हारा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है तुम्हारा। कौन सा लॉ है तुम्हारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या कहता है देखते हैं, इफ टू एलिमेंट A and B combines to form more than one compound, more than one compounds, more than one compounds, if mass of one element is fixed, the mass of other element bears simple fractional ratio, bears simple fractional ratios। तो ये तुम्हारा जो लॉ का जो इससे देख लेते हैं, एक एग्जांपल से तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर लॉ को भी मैं फिर से रीड कर दूंगा। एग्जांपल जैसे लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बनाए CO एंड CO2। तो इससे इसको समझते हैं, कार्बन और दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन है जो कि मतलब AB जैसे यहाँ पे एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लिया गया, टू एलिमेंट जो है तुमको जो क्या करते हैं जब हम लोग
यहाँ पर क्या कर रहेंगे, तुमको दो कंपाउंड बनाए या दो से अधिक कंपाउंड बना लें। तो यहाँ पर जैसे देख लो कि कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है, इसमें 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन का क्या है तुमको, 16 ग्राम है। यहाँ पर कार्बन का क्या होगा तुमको, ये भी 12 ग्राम है। इसका अगर तुमको मास देखा जाए कितना, 32 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसका मास फिक्स है तो मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होगा, 16/32। ये बिल्कुल नियरेस्ट फ्रैक्शनल रेशियो में है, 1/2। जैसे किसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, H2O एंड H2O2। इसका 2 ग्राम है, इसका 16 ग्राम है। यहाँ पर H2O2 में देखो, इसका 2 ग्राम है, इसका 32 ग्राम है। तो रेशियो ऑफ क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ O इक्वल्स टू ये 16/32 इक्वल्स टू 1/2। ये भी सिंपल रेशियो में है, सिंपल रेशियो, सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो। ये भी देखो सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 है तुम्हारा, दैट इज 12 ग्राम, और ये हो गया 4 ग्राम। और ये C2H6 ले लिया हमने, इसमें 24 ग्राम हो गया एंड 6 ग्राम हो गया। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी रेशियो में तुम्हारा बढ़ जाएगा ये। तो ये तुमको 2 से कर दो, 24 ग्राम हो गया, 24 ग्राम ये हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये 8 ग्राम हो गया। इसका 8 ग्राम कर दिया तुमने, इसका फिक्स कर दिया एक का। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ रेशियो ऑफ H इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, पहला में 8 आया, 8/6 दैट्स इक्वल टू 4/3। ये भी फ्रैक्शनल रेशियो में है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल। 4/3 ये सब 1/2, 4/3 ये सब सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो है। तो तुम समझ गया कि अगर एक का फिक्स नहीं भी है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। जैसे H4 में था 12 और क्या था 4 था, तो उसको हमने 24 और क्या कर दिया 8 कर लिया। उधर 24 और क्या है 6 है, तो रेशियो तुम्हारा फिक्स हो गया। तो ये जो तुम्हारा कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर 2 एलिमेंट, फिर से इस लॉ को मैं स्टेटमेंट में बताता हूँ, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाए, मोर देन 2 और 3 कंपाउंड्स फॉर्म करें, अगर एक का मास को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा इट बियर्स ऑलवेज ए सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो। वो जैसे कि 1:2, 2:3, 3:4, 4:3, 5:7, दैट्स लाइक वेरी सिंपल रेशियो, फ्रैक्शनल रेशियो ये बियर करेगा। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ क्या होगा तुम्हारा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको लॉ को लिख लो, लॉ तुम्हारा हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो लेक्चर जो तुम्हारा तैयार किया जा रहा है ये एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है। एनसीईआरटी बुक पर से तुम पढ़ भी सकते हो, जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं थ्योरीज उसी पर बनाया गया है। इस एनसीईआरटी बुक में इसके बाद जो तुमको जो कि नेक्स्ट लेक्चर वगैरह से तुम्हें न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाने के लिए बताया जाएगा। तुम एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ सकते हो। तुम्हारा जेईई मेंस हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, सभी की तैयारी हो जाती है। बोर्ड लेवल की तो खैर एग्जाम बोर्ड वगैरह के लिए तो है ही बेहतर, स्कूल के एग्जाम के लिए ये बुक है ही, तो सबों की तैयारी में मदद मिलती है। आप जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो आपका आइडिया है वो एनसीईआरटी बुक से ही मिल जाएगा, और अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ें। जहाँ आपको दिक्कत होती है समझने में, जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुमसे जहाँ तक है संपर्क किया जा सकता है तुमको राइस्टूडेंट ऐप के माध्यम से हमसे। जहाँ भी जिस भी लाइन्स को समझने में दिक्कत हो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगला जो तुम्हारा है चौथा नंबर देखते हैं, जो था 3 लॉ तुमने अभी तक पढ़ लिया। गैलुजैक लॉ है तुम्हारा। गैलुजैक लॉ क्या हो जाएगा तुमको, ये लॉ है तुम्हारा, 2 गैस हैं, अगर तुमको दो गैसेस अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर कंबाइन करते हैं तो उसके जो वॉल्यूम होंगे वो हमेशा जो उसके वॉल्यूम जो होंगे हमेशा एक सिंपल रेशियो में होंगे। 2 गैसेस, द वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस, the volume of 2 gases combining each
each other bears simple fractional ratio at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. Even the product gas has also simple ratios. तो जैसे कि ये कहा गया कि अगर दो गैस रिएक्ट करके अगर तीसरा गैस बनाए, जैसे कि ए बी सी अगर क्या बनाए, ए बी रिएक्ट करके सी गैस बनाए, तो ए बी जो होगा वो तो सिंपल रेशियो बियर करेगा ही करेगा, और सी जो प्रोड्यूस होगा वो भी आपके साथ सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो में होगा. जैसे एक तुमको N2 + 3H2 से क्या बन गया तुमको 2NH3. तो ये जो तुम्हारा है ये सारा गैस है, ये भी गैस है, ये भी. तो ये जो लॉ है तुमको गैस के लिए ही है तुम्हारा. ये N2 नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है. तो इसका जो तुम्हारा है इसका 1 वॉल्यूम अगर 1 ml लेते हैं तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके ये 2 वॉल्यूम बताया. तो ये बशर्ते कि क्या है STP टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए सबका. अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है. तो इसका रेशियो क्या होगा कंबाइन का 1:3. इसका भी रेशियो क्या हो गया 2 हो गया. तो तीनों का रेशियो 1:3:2 वेरी सिंपल रेशियो. तो प्रोडक्ट गैस हो या रिएक्टेंट गैस हो सभी क्या करेंगे सिंपल रेशियो बियर करते हैं. ये कौन सा लॉ कहलाता है गैलुजैक लॉ. चाहे वो रिएक्ट कर रहे हो चाहे वो प्रोडक्ट गैस हो, अगर गैस है तो उसके रेशियो हमेशा एक सिंपल रेशियो उसके वॉल्यूम के रेशियो वॉल्यूम इज रेशियो वॉल्यूम ऑफ H2 N2 पहले था ना, पहले N2 ही लिख दो. N2 is to H2 is to अमोनिया. देखो क्या रेशियो बियर किया इसने. N2 का है तुमको 1, इसका है 3 और इसका है 2. बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शनल रेशियो में है. देखो फ्रैक्शनल रेशियो में है. तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है तुम्हारा गैलुजैक लॉ ये तुम्हारा है. तो अगला लॉ लिख देते हैं इसी में. ये तुमको कहलाता है 5वां जो तुम्हारा है जो है तुमका एवोगाड्रोज लॉ. At the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, equal volume of all gases, equal volume of all gases contains equal number of molecules or moles. तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स. ये कौन सा लॉ कहलाता है एवोगाड्रो लॉ. तो तुमको जहाँ तक कि है 1 मोल में कितना होता है एट STP. जैसे एक एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट STP 22.4 लीटर. At STP 22.4 liter of ideal gas has 1 mole molecule. 1 mole molecules. 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23. 1 मोल का मतलब कितना हो गया 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है तुमको ये एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं इसको
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जहाँ तक एसटीपी की बात है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या होगा तुम्हारा? प्रेशर। एसटीपी के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी हो गया। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो तुम्हारा होता है, लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 75 cm ऑफ Hg प्रेशर, ऐसा भी कहते हैं हम लोग। 76, ये क्या होगा तुम्हारा? 76 cm ऑफ Hg प्रेशर, 76 cm ऑफ Hg प्रेशर। जो बैरोमीटर में तुमको 76 सेंटीमीटर मरकरी अगर राइज कर जाए तो वो क्या कहलाता है? एक मतलब कि मेट्रोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और 1 एटमॉस्फेरिक को अगर हम लोग चाहे एसआई यूनिट में लिखना चाहे तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये तुमको वैल्यू है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का ये तुम्हारा वैल्यू हो गया। तो इसको तुम एक एसटीपी पर कितना होगा तुमको? 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल होता है। और एवोगाड्रो का लॉ क्या कहता है? तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस क्या करेगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो तुम जाहिर है कि इसको नोट डाउन कर सकते हो। तुम्हारा था लॉ ऑफ, ये होगा तुम्हारा गैलोजर्स लॉ हो गया, इक्वल वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। एक तुम्हारा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, तो सारा लॉ तुम्हारा 5 लॉ तुम्हारा दिया हुआ था बुक में, वो हो गया। इसमें थोड़ा सा बताते हैं डाल्टन्स लॉ का, जो डाल्टन का एटॉमिक लॉ है वो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, तुम्हारे बुक में दिया हुआ इसके बाद का टॉपिक, तो उसको डिलीट कर इसको नोट डाउन कर सकते हो। डाल्टन्स लॉ में क्या कहा गया है? डाल्टन ने तुमको एटम के बारे में, एटम का जो नाम है तुमको तो याद पता होगा, केनेथ नाम के एक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर ने दिया है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो एटम का बहुत पहले ही फिलोसफी दिया गया था कि सबसे जो मैटर जो बना हुआ है, सबसे छोटे कण से बना हुआ है, जिसका नाम क्या रखा गया? एटम रखा गया था उसका। और इसको जो है बहुत सालों तक किसी ने एटम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जाकर के डाल्टन ने पहली बार अपने एटम के बारे में अपना कुछ प्रिंसिपल दिया। और एटम के बारे में हम लोग जो बाकी पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा जिसका नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग एटम्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद पहले तो इसके तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स बनाने जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, फिर इसका जो है और बेहतर के लिए तुमको जो मोल्स की जो क्लासेस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगी, उसके बाद तुम जो है उसका न्यूमेरिकल बनाओगे। अभी तुम बुक्स को रीड कर लो, उसके बाद तुम एक्सरसाइज का उसको बनाओगे, बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको तो बनाते ही जा रहे होगे। और उसके बाद लास्ट जो लेक्चर जो मोल के बाद, और जब इस एक्सरसाइज को बनाने के बाद तुम जो कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आता है उस बुक से बना लो। फिर जो राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जो वहाँ दिया गया मटेरियल्स होगा, उसमें तुम्हारे काफ़ी बेहतर जो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, तुम उसको भी क्या कर सकते हो, उसके बाद टाइम मिले तो बना सकते हो, या जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, और जहाँ भी तुम्हें कहीं हेल्प की ज़रूरत है एक्सरसाइज सॉल्विंग में या जैसे भी जहाँ भी, तो या किसी कंसेप्ट को समझने में, तुम हमें राइस ट्यूटोरियल में ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो नाउ हम लोग इसका जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी का जो है तुमको 4 पॉइंट में तुम्हारे दिया हुआ है बुक में। एक तो पहला है कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल।
ये सबसे छोटा काम कण है जो कि एटम और इंडिविजिबल होता है, लेकिन आज के समय में तो इसको जाहिर है कि ये इंडिविजिबल नहीं मान करके क्या ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ माना जाता है, बट डाल्टन का थ्योरी में ओरिजिनली यही था तुमको। तो दूसरा है तुमको एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम से बनता है। ये तुम किससे बनता है? सेम काइंड ऑफ एटम। तीसरा है तुमको कि एटम सेम काइंड ऑफ एटम से कौन बनता है? एलिमेंट बनता है। तो द रेशियो ऑफ mass of element in a compound is fixed। ये फिक्स रेशियो में क्या करता है? कंबाइन करके कंपाउंड को बनाता है। ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट है तुमको द एटम रीअरेंज in a chemical reaction। ये सिर्फ रीअरेंज होता है, इट डजंट डिस्ट्रॉय और क्रिएट। इन केमिकल रिएक्शन में एटम को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगा। तो ये चार तुमको पॉइंट्स कह सकते हैं। एटम के बारे में क्या कहा गया? एटम इंडिविजुअल होता है, जो कि आज के केस में इस पर तुम कह सकते हो इसको थोड़ा इसमें सुधार की जरूरत भी है कि एटम तो आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है। एटम जो तुम्हारा ये सब लॉ अभी भी वही वैलिड है। एटम एलिमेंट किससे बनते हैं? एक ही तरह के एटम से कंबाइन करने से बनते हैं। कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? उसी के आधार पर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई रिएक्शन को बैलेंस H2 + O2 से क्या करते हैं? हम लोग H2O करते हैं। तो अभी भी इसी के आधार पर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पर दो ही एटम है, यहाँ दो एटम है तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी इधर भी क्या होगा? दो एटम होगा, और इधर क्या होगा? तब इधर चार एटम होगा तो इधर भी क्या होगा? चार एटम ही हाइड्रोजन के होंगे। तो ये हाइड्रोजन के एटम की अभी भी हम लोग क्या किया, इसका जो बैलेंसिंग हम लोगों ने किया वो किस आधार पर? कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। अगर इधर चार एटम हाइड्रोजन है तो इधर भी चार एटम होगा, इधर दो एटम है तो इधर एक नहीं हो सकता बल्कि दो ही होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग अभी भी डाल्टन के इस लॉ के आधार पर ही क्या करते हैं हम लोग, आज भी रीअरेंज होता है, ना कि एटम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है। तो बाकी जो एटम्स के जो थ्योरीज हैं तुम्हारे, जो कि सेकेंड चैप्टर जो तुम्हारा है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें काफ़ी नॉलेज भी दिए गए हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्लासेज में तुमको मोल के बारे में पढ़ाई होगी, जिसमें कि बाद तुमको सारे जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो भी धीरे धीरे बनाओगे, और एग्जाम्पल्स वगैरह तो यहाँ तक का जहाँ तक की अभी तक पढ़ाई हुई उसका बना लोगे। ये जो तुम्हारे को इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिए हुए हैं इस पर ऑब्जेक्टिव इन सब लॉज पर, लेकिन जो एग्जाम्पल के बुक अगर बनाते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो लोगे तुम ऐसे उसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बनाओ, पूरा जो एक्सरसाइज बना लो एनसीईआरटी का, उसके बाद बनाना। तो इन सबों पर भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, या राइफल के ऐप पढ़ा करके भी तुम इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों रूप में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।